बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी शर्मिंदगी, सुबकी और रुसवाई का सबब जो है वो बन गई है अपनी ही हुकूमत, अपने ही लोग। और मियां नवाज शरीफ साहब की जो बैटिंग लाइन है वो लड़खड़ा गई है। पहले ये हामती कामती बैटिंग लाइन है और इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के पास जो टीम है उस टीम की भी वही हालत है जो मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कर दी है। कि वो भी जो है उनको भी वाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। ये भी इस वक्त शदीद दबाव में है और इतना दबाव है और दबाव की बहुत सारी वजूहात हैं। दबाव की वजह तहरीक इंसाफ का पलट कर वो वार करना है जो तहरीक इंसाफ ने किया है। क्योंकि जब तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, बहुत कामयाब जलसा किया, और उसके अगले दिन जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ किया गया उस बौखलाहट में आके पैनिक होकर उसके बाद तहरीक इंसाफ ने पीछे हटने की बजाय तहरीक इंसाफ असम्बली के अंदर भी आगे बढ़ी। PTI ने उधर से KPK का जो इजलास बुलाया और देखें PTI जो है वो इससे भी एग्रेसिव चीज़ें करने जा रही थी। अगर अली अमीन गंडापुर साहब को जो कुछ उनके साथ हुआ, अगर उनको ना नहीं दिया जाता, जिस तरह से उनको एक तरह से डिटेन करके रखा हुआ था, अगर ना नहीं दिया जाता तो उस वक्त तहरीक इंसाफ एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेने जा रही थी। क्योंकि हुआ ये था कि तहरीक इंसाफ का जब ये वाक़या हुआ तो असम्बली का इजलास दिन जो है वो बुलाया गया मंगल को 2 बजे। तो आमिर मुग़ल साहब समेत कई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बहुत सख्त ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा एनफ इज़ एनफ, और ये 2 बजे 3 बजे क्या बुलाना है, अभी रात के टाइम असम्बली खोलें। फिर PTI की जो लीडरशिप है उसका इजलास शुरू हो गया और उस इजलास में ये फैसला किया गया था कि फ़ौरी तौर पे मसाजिद में जो है वो रात को ही उसी टाइम जब ये इजलास चल रहा था और उसमें ये डिस्कस हुआ कि अभी जो है जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी KPK की मसाजिद में ऐलानात करवाए जाएँ और लोगों को इकट्ठा किया जाए और हम फ़ौरी तौर पे इस्लामाबाद की तरफ KPK से मार्च करेंगे। ये फ़ैसला हो गया था और लेकिन अभी ये मीटिंग जारी ही थी, कंक्लूड नहीं हुई थी कि उस मीटिंग में शाहिद खट्टर साहब ने बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आ गए हैं और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पेशावर के लिए रवाना हो गए हैं। और क्योंकि उसके बाद पहले ये एक डिसीजन हो गया था तो उसके बाद कोई आधे से पौना घंटा और मीटिंग चलती रही, क्योंकि फिर उसकी और चीज़ें तय हो रही थी कि अच्छा कि कहाँ से रवाना होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, गाड़ियाँ कैसे आएंगी, ये सारी चीज़ें। तो PTI तो ये भी कहती है कि शायद जो वो एक अहम इजलास जारी था, वीडियो लिंक पे बहुत से लोग थे, तो उनको तो ये भी शक है कि वहाँ से किसी ने ये चीज़ लीक कर दी थी और पहुँच गई थी, जिस वजह से अली अमीन गंडापुर साहब को जो एक इरादा था कि उनको उनकी गिरफ़्तारी डाल दी जाए और क्योंकि उनके ऊपर भी FIR में उनका नाम है तो गिरफ़्तार करके और सुबह ATC में पेश किया गया है। तो वो सारा इरादा जो है फिर वो बदल गया जब ये बात पहुंची। और बाकी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो क्यों नहीं जो है वो क्यों नहीं इतनी ज़्यादा खुल के इस रात वाले वाक़े पे बात करेंगे, इस पे मैं बड़ी तफसील से एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, बात को दोहराऊँगा नहीं। मुख्तसर ये है कि वो उनके इक़दामात, उनका प्रैक्टिकल जो चीज़ें होंगी वो सब इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक होंगी, इमरान खान के एजेंडे के मुताबिक होंगी, इमरान खान के साथ सिंसेरिटी के मुताबिक होंगी। लेकिन वो कुछ चीज़ों पे हिकमत के तहत उस सतह तक नहीं जाएंगे जिसकी वजह से उनके किसी इकदाम की वजह से हुकूमत को मौका मिले कि वो गवर्नर राज लगाएं और फिर काजी साहब उस गवर्नर राज को वैलिडेट कर दें। बाकी गवर्नर राज इतना आसान नहीं है, इस पर भी मैं तफसील से बात कर चुका हूँ और वो आप उस वीडियो में सुन सकते हैं, जिस वीडियो में मैं तफसील से बता चुका हूँ गवर्नर राज के हवाले से कि गवर्नर राज जो है वो जो मेरी लास्ट वीडियो है कि गवर्नर राज के हवाले से मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। लेकिन अली अमीन गंडापुर का जो खिताब आपने कल का सुना उसमें बिल्कुल वो किसी सूरत पीछे नहीं हटे, लेकिन वो हिकमत के साथ चलेंगे और कोई ऐसा मौका अपनी तरफ से हुकूमत को नहीं देंगे कि वो गवर्नर राज लगाएं और फिर काजी फाइज ईसा अली अमीन गंडापुर के उस इकदाम को बुनियाद बना के वैलिडेट कर दें गवर्नर राज को। ये एक खौफ ज़रूर है अली अमीन गंडापुर और KPK हुकूमत को, और इमरान खान साहब के हदायत के मुताबिक वो चल रहे हैं। वो जो चीज़ भी करेंगे, जिस हिकमत पे चलेंगे, वो इमरान खान के हुक्म और हदायत के मुताबिक होगी, वो इमरान खान से इधर उधर बिल्कुल नहीं होगी। और दूसरा जो मामला है कि जो BA नवाज शरीफ को बता रहा था, इस पे मैंने फैज़ान अशरफ साहब के साथ बड़ी तफसील से बात की है कि क्यों इनकी कांपें टांग गई हैं और क्यों ये अब पीछे हट रहे हैं। प्रोडक्शन आर्डर भी जारी कर दिए इन्होंने और इन्होंने जो है वो कमेटी भी बना दी, एक 16 रुकनी कमेटी बना दी, एक तहकीकात के लिए कोई कमेटी बना दी, 4-5 लोगों को बरतरफ भी कर दिया, सार्जेंट एट आर्म्स के जो हेड हैं उनको भी बरतरफ कर दिया, इलेक्ट्रीशियंस और CDA वाले अमले को भी बरतरफ कर दिया और कल जो है वो बड़े अच्छे बच्चे बन के तकरीरें भी की, सॉफ्टवेयर भी इनका अपडेट हुआ था, अयाज सादिक भी अच्छा बच्चा बना हुआ था, प्रोटेक्शन आर्डर भी उसने जारी कर दिए। इस पे मैं तफसील से वो भी बात कर चुका हूँ कि इंटरनेशनली जो कुछ इनके साथ इन तक इतलात पहुँची हैं PTI के हक़ में जो चीज़ें हुई हैं
उस वजह से इनकी कांपें टांगी हैं और ये सारा कुछ इकदामात कर रहे हैं, कोई दिल से नहीं कर रहे, ये मजबूरन कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इसलिए शर्मिंदगी और रुसवाई और सुबकी है कि वो मियां नवाज शरीफ जिसने अपने जो उनके तकरीरें लिखने वाला इरफान सदीकी सबसे क्लोज़ है, इरफान सदीकी को कहकर एक कानून मुतारिफ करवाया, उस कानून का इतलाक पीटीआई पर हुआ और पहले ही मामले में अब ये पीछे हट रहे हैं, इनकी कांपें टांग रही हैं और अब ये प्रोडक्शन आर्डर भी जारी कर रहे हैं। अब ये कह भी रहे हैं गलत हो गया है और सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अब खड़े रहे ना, पहले दिन तो आपने बड़ी तकरीरें दी ख्वाजा आसिफ ने कि बिल्कुल अच्छा हुआ है और ये हुआ है वो हुआ है, तो अभी अब खड़े रहे ना, कहना अच्छा हुआ है, कहना हाँ हमने गिरफ्तार करवाया, पता था सारा, आईजी ने बताया है सारा, स्पीकर को पता था, इनके अपने लोग। और तारिक फजल चौधरी ने एक प्रोग्राम में तो ये कहा था ना कि बिल्कुल स्पीकर को पता था। एक प्रोग्राम में तारिक फजल चौधरी ये भी कह चुके हैं कि ये इदारों की जानिब से रिएक्शन था इतवार वाले जलसे का। और उसी प्रोग्राम में निसार जट साहब बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। निसार जट साहब ने कहा, जो राना सनौला को शिकस्त दे के फैसलाबाद से आए हैं, उन्होंने कहा है कि काश कि इस असम्बली के अंदर जनरल ज़िया उल हक की तस्वीर लगी होती तो फिर नून लीग के लिए ये ईवान बहुत मुकद्दस होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे जो बड़े थे जिन्होंने आइन बनाया और जो बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े नाम जो इस असम्बली में रहे, उनकी तस्वीर लगी हुई हैं, तो उनका नून लीग को पास नहीं है। नून लीग अगर यहाँ पे इस असम्बली में, इस ईवान में जनरल ज़िया उल हक की तस्वीर लगी होती, फिर नून लीग के लिए मुकद्दस ईवान होता, फिर नून लीग को इस ईवान का बहुत ख्याल होता। ये बात बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बात की निसार जाट साहब ने। तो अब ये पीछे हट रहे हैं और देखें तसादुम के इम्कानात जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वफाक, पंजाब और केपीके के दरमियान। जिस तरह की एक चीज़ें कर रहे हैं और ये इनकी रविश है, ये पता नहीं क्यों पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ये चाहते हैं कि किसी तरह से सूबों के दरमियान तसादुम हो। पहले बिजली के बिलों पे वफाक ने छुप के 40-50 अरब रुपया दिया पंजाब को कि तुम सब्सिडी दो, सिर्फ तुम। और फिर इससे पहले आप देख लें मियां नवाज शरीफ ने केपीके के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अभी इन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से जो नून लीग ने अपने चमचों कड़चों के ज़रिए कंपेन चलवाई कोटे होटल्स के ख़िलाफ़, वहाँ बलोचों के ख़िलाफ़, जो लापता अफराद पे बात करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़, फिर पश्तूनों को जिस तरह से इन्होंने टारगेट किया है, फिर जिस तरह से इन्होंने केपीके के अरकान असम्बली को जिस तजलील और तज़हीक के साथ वज़ीरिस्तान से, बन्नू से, हंगू से, लकी मरवत से इनके MNAs को जिस तजलील के साथ गिरफ़्तार किया है, फिर एक पश्तून जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं उनको जिस तरह से तजलील के साथ गिरफ्तार किया है, तो इनके लिए चीज़ें को ठीक नहीं है और ये तसादुम के इम्कानात बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से केपी के असम्बली में करारदाद पास हुई और तकारीर हो रही हैं तो वो बताते हैं कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। जिस तरह बैरिस्टर गौर ने कहा कि अभी तक हम अगर अमन के रास्ते पर हैं तो इसको हमारी कमजोरी ना समझो, अगर तुम हमें धमकियां दोगे तो फिर अटक के पुल से उधर तुम्हारा कोई वफाकी वजीर आकर दिखाए और तुम्हारे जो मिनिस्टर्स बैठे हैं इनके ऊपर भी हम FIR कर सकते हैं। देखें अभी तक बड़ी आला ज़रफ़ी दिखाई है केपी की हुकूमत ने, लेकिन उनकी इस आला ज़रफ़ी की तारीफ कहीं नहीं हो रही। और वो आला ज़रफ़ी क्या है कि 8 फरवरी से लेकर अब तक एक कोई काम ऐसा नहीं किया केपी की हुकूमत ने जिसको आप कहेंगे इंतकामी उन्होंने कार्रवाई किया। कोई एक काम ऐसा नहीं किया, किसी एक पे झूठी FIR नहीं की, कोई एक उन्होंने रैली नहीं रोकी, कोई एक उन्होंने बंदा नहीं रोका। हालांकि केपी की हुकूमत पे अब दबाव बढ़ रहा है, केपी की हुकूमत पे दबाव बढ़ रहा है कि जो नून लीग के कई उधर कब्जा माफिया बैठे हैं, जिन्होंने इधर दरख्तों की कटाई की है, जिन्होंने कब्जे किए हैं, जिन्होंने 2 नंबरी की हैं, जिन्होंने वारदातें की हैं, पकड़ो इनको, इन मिनिस्टरों को, उधर गिरफ्तार करो इनको। तो ये दबाव बढ़ रहा है। अब केपी के उधर करेगी तो टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा। तो ये भी एक है, इसलिए ये पीछे हटना। और इन्होंने जितना इन्होंने भला किया ना पीटीआई का, अब आप देखें पीटीआई से ग्रुपिंग खत्म हो गई है। वो अलीम इन गंडापुर साहब के हवाले से एक पूरा ग्रुप बन गया था, वो ग्रुपिंग खत्म हो गई है। सारे जो हैं वो अब अलीम इन गंडापुर साहब के पीछे खड़े हो गए हैं। अब आते हैं इस बात पर कि पीटीआई कल जो है उनकी हिकमत अमली कुछ तब्दील शायद हो जाए, उस पर मैं आता हूँ। और इससे पहले मुझे एक बात याद आ गई है, शुक्र है याद आ गई है, क्योंकि वो मेरी 2-3 वीडियोज़ के नीचे उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए और बहुत सुनने वालों ने ये पूछा कि हमारे दोस्त हैं असद तूर साहब, उन्होंने ये कहा कि हमारी DGI SPR से कोई खुफिया मुलाकात हुई है। तो इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी। फ़र्क होता है खुफिया मुलाकात में और ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू होती है और जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग होती है उसमें फ़र्क होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें 50 सहाफ़ी जो हैं वो मौजूद थे, जो डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जो ISPR की भीड़ कवर करते हैं। 50 रिपोर्टर और बहुत बड़े बड़े क्रेडिबल नाम उसमें मौजूद थे। असद तूर साहब ने 4-5 नाम बताए, टोटल 50 से ज़्यादा लोग थे। और ये बड़ी शॉर्ट नोटिस पे ये ब्रीफिंग हुई और इसमें टोटल 70 से 75 लोग इनवाइटेड थे। और क्योंकि ये इतने शॉर्ट नोटिस पे हुई कि 20 से 25 लोग उसमें आ नहीं सके, लेकिन 50 से ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं वो मौजूद थे और बहुत बड़े बड़े नाम, क्रेडिबल नाम भी उसमें मौजूद थे। और उसमें कोई एक चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर दूँ, देखें बात चीज़ ऐसी होती है कि अगर हम झूठ भी बोलें ना
तो एक टाइम आता है कि जब वो बातें उसी मीटिंग में से कोई मौजूद बंदा बता देता है कि ये बात हुई थी। तो ये बात कल को बाकी 49 लोग भी जब कभी ये बात करेंगे तो सब इस बात की गवाही देंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, कि कोई उन्होंने ये डिक्टेशन दी हो और कहा हो कि आपने ये बात जाके करनी है। सिर्फ उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और वो पॉइंट ऑफ व्यू जो मेन दिया वो पॉलिटिकल नहीं था, वो था सिक्योरिटी सिचुएशन पे था, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का क्या चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात और सूरत हाल है। ये दो चीज़ें फोकस थी, और इस ब्रीफिंग का मकसद ये था कि जो उन्होंने कहा कि हम डिजिटल मीडिया को इंगेज करना चाहते हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया को तो बुला के और ब्रीफ करते हैं, तो हम आपको भी बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है कि हम सिर्फ सियासत में लगे हुए हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से हम कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने DGISPR साहब ने अपना मौक़िफ़ जो है वो डिजिटल मीडिया के लोगों के साथ सामने और सहाफ़ियों के सामने रखा है। और एक चीज़ और मैं कैटेगोरिकल आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं हुई, और ना PTI के हवाले से कोई बात हुई है। 9 मई पर उन्होंने ज़ाहिर एक सवाल के जवाब में ये कहा कि 9 मई वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, वो वही बयानी है जो वो उनका ओपन भी होता है। और जनरल फैज़ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से 8 से 10 बार, बल्कि शायद 15 बार सवाल हुआ होगा जनरल फैज़ के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट में उनके ट्रायल के हवाले से। लेकिन उस पर DGISPR साहब ने कैटेगोरिकल ये कहा कि उस पर हमारा मौक़िफ़ वही है जो मौक़िफ़ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, वो आप सुन लें। और बड़े क्रिटिकल सवालात हुए, बहुत सख्त सवालात हुए, बहुत सख्त सवालात हुए, जो शायद कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इस तरह के सवालात भी हो सकते हैं। लेकिन वो सवालात हुए, उसके उन्होंने जवाबात दिए। और सिर्फ इस ब्रीफिंग का मकसद उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मीडिया को वो देते हैं, जो एंकर्स को देते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को देते हैं, वो डिजिटल मीडिया को देना था। और उसमें मैंने आपको कहा कि कल को ये 49 लोग भी गवाही देंगे कि कोई ये नहीं कहा गया कि आपने ये करना है। वो और लोग हैं जिनको टास्क दिए जाते हैं और जिनको ये कहा जाता है कि आप जनाब ये बयानियाँ, ये बात, वो बना बनाया एक बयानिया आता है, वो 5, 6, 7, 8 नाम है, जो 7, 8 नाम जो है वो बयानियाँ देते हैं और बनी बनाई खबरें देते हैं। तो इस मुलाकात में कोई किसी तरह की ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो ये मैंने कहा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। देखें, मैंने जैसा कहा ना कि खुफिया चीज़ में और ऑफ और बैकग्राउंड ब्रीफिंग में और ऑफ द रिकॉर्ड बात में बहुत फ़र्क होता है। खुफिया मुलाकात होती है जिसमें चंद लोगों को खुफिया मकाम पे बुलाया जाता है और उसमें ताबड़तोड़ चीज़ें बताई जाती हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ये एक ओपन मुलाकात इस तरह से थी कि सबको पता था कि 70 लोग इन्वाइटेड हैं, सब आए, ओपनली आए। और सिर्फ ऑफ देखें, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि क्योंकि एक ये कहा गया था कि ऑफ द रिकॉर्ड है, तो इसलिए किसी ने नहीं बताई, वरना मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना चाहिए था ये ऑफ द रिकॉर्ड है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात थी ही नहीं पॉलिटिकल कि जिस पे आप कहें कि इसको ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता। और दूसरी बात यह है, कई बार हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, PTI के वकला अपनी इतनी बड़ी इतनी अहम चीज़ें हमसे पहले शेयर कर देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड है, ये आपने अभी करेंगे तो ये चीज़ें फिर वो काउंटर स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी। और कई बार तो जब कोई पिटीशन तैयार होती है तो वो फाइल अभी नहीं हुई होती, तो वकला हमसे शेयर कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये आपने नहीं पब्लिक करनी, या हम ये करने जा रहे हैं और आपने पब्लिक की हिकमत अमली नहीं करनी हमारी, वरना काउंटर हो जाएगा। कई रोज़ाना ऐसी चीज़ें होती हैं जो आती हैं। तो ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ को कोट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा क्लैरिफाई कर दूं कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। एक मकसद ये था कि डिजिटल मीडिया को इंगेज करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, कि वो कितने ऑपरेशंस किए, कितने दहशतगर्द पकड़े, कैसे पकड़े, क्या हुआ अफगानिस्तान के साथ अभी जो एक वाक़या हुआ, जो 8 अफगानी उसमें मारे गए पाकिस्तान के साथ, उसके ऊपर। तो ये वो चीज़ें थी, तो मैंने कही मैं आपको बता दूं। और बाकी बात यह है कि अब जो लोग सुनने वाले हैं ना, वो इतने तेज़ हैं कि आज अगर मैं एजेंडे पे कोई बात करूंगा तो 2 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ का तिया पांचा कर देंगे। सुनने वाले अब हमसे ज़्यादा जो है वो एक्टिव भी हैं, बाशऊर भी हैं, और लोग जो है वो अब ये नहीं देखते कि कौन किस बात को किस हद तक सपोर्ट करता रहा। कोई एक जगह पे आप कोई डंडी मारते हैं तो फ़ौरन आप पकड़े जाते हैं और फिर लोग आपको एक्सपोज कर देते हैं। बाकी हमारी वीडियोस पुरानी भी आपके सामने हैं, नई भी करते हैं तो पब्लिक करते हैं, आपके सामने आती हैं। तो जहाँ पे कोई एजेंडे वाली चीज़ होगी या डंडी मारेंगे तो वो ज़रूर आपके सामने आ जाएगी। तो मैंने कहा मैं इस चीज़ को बता दूँ, और बहुत से लोग आपको ये बता देंगे कि, और मैं वो बहुत से नाम बता सकता हूँ आपको जो बड़े नाम हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन फिर वही बात है कि फिर मैं भी वही काम करूँगा जो हमारे दोस्त ने किया, कि वो ऑफ द रिकॉर्ड एक मुलाकात थी, और मेरा ख्याल है ये बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बहरहाल वो मेरा ख्याल है कि ISPR को ये नहीं हमें कहना चाहिए था कि ऑफ द रिकॉर्ड है और बैकग्राउंड ब्रीफिंग है। अगर वो कह देते कि आप इसको पब्लिक कर सकते हैं तो फिर हम उसको एक एक चीज़ रिपोर्ट कर देते, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये मुलाकात सिर्फ जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन एयर की गई थी ये ऑफ एयर की गई हैं, बस इतना ही फ़र्क है।
اچھا، تو اور ذرا کیجول انداز میں سب نے لوگوں نے سوال کیا، اور لیکن بہت سخت سوالات کیے.